हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बृजवासी मैथ्स में। तो साथियों, आज बहुत दिन के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और मैं लगातार देख रहा था, लेकिन आप लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाया था कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है और मुझे भी आशा है कि अप्रैल में एग्जाम हो जाए। तो इसलिए आप सब लोग मेहनत करिए, रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेक्शन जरूर होगा, गारंटी के साथ होगा। हर वीडियो में लगातार मैं आपसे यही कहता रहता हूं कि आप जो हमने पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़िए, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात यह आती है कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में मैं कई बार आपको बीच बीच में बता चुका हूं। आप तो लॉन्ग टाइम हो गया है, तब से मैं आप सबके कांटेक्ट में नहीं आ पाया हूं, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूं। सबसे पहले तो आप लोग जो टीजीटी 2021 का एनालिसिस हमने करके बताया था, उसका वीडियो देखो। यहां मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां आपको दिख रहा होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको आप अच्छे से एनालिसिस करिए और उसके बाद अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट करिए। बाकी का बहुत सारा हमने आप सब तक पहुंचा दिया है, बहुत सब कुछ पढ़ा दिया है, काफी प्रैक्टिस भी करा दी है चैप्टर वाइज, और कुछ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं हुई है, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। बीच बीच में आप जो बताओगे कि सर इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन कराने हैं, तो वो टॉपिक स्पेशली आपकी डिमांड पर होगा। लेकिन मेरा जो प्रोस्पेक्टस है वो ये है कि आप लोगों तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने पहुंचा दिए जाएं जो मिक्स हो, मतलब हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन हो। जैसा कि एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन हां उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। तो लगातार आपको मेहनत करनी है हमारे साथ में। और अगर पीजीटी वाले साथी हैं तो पीजीटी वालों का भी हमने एनालिसिस किया हुआ है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको भी आप एनालिसिस अच्छे से करें और उसके बाद तैयारी करें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों के कमेंट जो आते हैं, इतने प्यार भरे अच्छे कमेंट आते हैं, उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अब हम जोश और जुनून के साथ लगातार आपके साथ बने रहेंगे और लगातार आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे। हर प्रैक्टिस देखिए, अभी हम कम क्वेश्चंस की करेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम क्वेश्चंस को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लगातार मेरे साथ बने रहना पड़ेगा सिलेक्शन तक के लिए। जब तक एग्जाम ना हो तब तक आपको बने रहना पड़ेगा। जैसे कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। इसकी गारंटी मेरी है कि आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मुझे इसी से शुरुआत करनी थी और प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, टाइम वेस्ट ना हो, इससे मैं क्वेश्चंस को लिखूंगा और सॉल्यूशन आपके सामने करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है और क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इससे अगर डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चंस चेंज नहीं होंगे। जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो परमानेंटली पेपर में कई बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई बाई 18 इज। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 0 है, सी ऑप्शन 5 है, डी ऑप्शन पाई है। मैं क्वेश्चंस करके बताऊंगा और आप सब मुझसे पहले कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं करता हूं क्वेश्चंस को, बाकी आप भी सॉल्यूशन करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर r पाई बाई 8। तो r की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 9 तक है, तो मैं r की वैल्यू इसमें पुट करता हूं। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई बाई 18, पाई अपॉन में 180, ये 180 होगा। इसे 18 की जगह 180 कर लेना, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर r की जगह 2 पुट करोगे तो 2 पाई बाई, ये 18 ही रहने दीजिए, इसे क्या रहने दीजिए, 18 ही रहने दीजिए। तो 2 पाई बाई 18 प्लस में साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18। देखो भाई, मुझे आशा तो मैं ये करता हूं कि राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। वैसे काफी दिन हो गए हैं इसलिए मैं पहली बार लिख रहा हूं, तो कोशिश तो यही रहेगी आपको समझ में आए सब कुछ,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और लास्ट क्या है देखो, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, तो मैंने लास्ट का लिख दिया R9π/18, R की वैल्यू 9। अब बाकी आप सब पुट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तब 9 आएगा। तो देखो अगर पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है, 8 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10, तो ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 10। ये क्या आ जाएगा देखो, यहां से 10 टू सा कितना हो जाएगा 20। तो यहां से अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि हमें सारे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 30, फिर क्या आएगा sin स्क्वायर 40, फिर क्या आएगा sin स्क्वायर 50, फिर 60 sin स्क्वायर 60 प्लस में sin स्क्वायर 70 और sin स्क्वायर 80 और उसके बाद क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 90। देखो यहां 180 पुट करोगे, 8 से 8 10 जा 180 और 10 9 जा 90, तो ये लास्ट टर्म आ गया आपका, और जो बीच में थे वो सारे आ गए। यहीं से एक डिजिट से ही पता लग गया कि यहां 10 आ रहा है, 10 टू जा, ये स्क्वायर है सॉरी, ये 10 आ गया। फिर देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा π/18 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 तो सब में आ रहा है, लेकिन यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई 20, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 10 में 3 का मल्टीप्लाई 30, ऐसी 40 50 60। अगर किसी को लग रहा है कि सर थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए sin 90 की वैल्यू तो होती है 1, आपको पता है। इस sin स्क्वायर 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर 90 - 10। ऐसे ही sin स्क्वायर 70 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 90 - 20। ऐसे ही इसको, ऐसे ही इसको। तो देखिए मैं एक टर्म सॉल्व करके बता रहा हूं, sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। आपको पता होना चाहिए 4th क्वाड्रेंट में ये 90 है, ये 90 है, और माइनस करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, और 90 किस में चेंज हो जाता है, 90 पे साइन कॉस में चेंज हो जाता है। तो ये क्या आया कॉस स्क्वायर 10। अब देखो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 क्या आ जाएगा 1। ऐसी साइन स्क्वायर 20 और ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर 20, ये क्या हो जाएगा 1। ऐसे देखो अब मैं अब सॉल्व नहीं करने, सब एग्जाम में आपको तरीका देखना है। ये 30 वाला किसके साथ आएगा 60 वाले के साथ, तो +1। ये 40 वाला 50 के साथ +1, और लास्ट में 1 है ही, तो आंसर हमारा क्या आ गया 5 क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देख लीजिए आप, तो क्वेश्चंस को आपको इस तरह देखो, मैं करके बताता हूं इसलिए टाइम लगता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इनकी जो क्वेश्चंस करने का जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 मिनट क्या आपको 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे हर क्वेश्चन में करने का। ठीक है, चलिए मैं इरेज करता हूं, बाकी आप लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सभी जो भी प्रीवियस ईयर क्लासेस हैं वो भी मिलेंगी, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे, और जो भी हमारी तरफ से नोटिफिकेशन जाता है वो सब कुछ वहां मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वरना पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। भाई डस्टर से मिटाया नहीं जाता है, इसलिए कपड़े का ही यूज करना पड़ता है सर्दी में, बड़ी मेहनत के साथ मिटता है। तो इस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए, सब लोग मेहनत करेंगे अच्छे से। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, और मैं आपसे बताया था पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि ग्रेजुएशन वाला पार्ट बहुत इजी आता है, इसलिए हमने जितने भी ग्रेजुएशन वाले पार्ट बताए हैं आपको, उन सबसे मुश्किल 20 सेकंड और 30 सेकंड के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। हम क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन पार्ट्स को देख के घबरा जाते हैं कि भाई ग्रेजुएशन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, क्योंकि वो हमने ठीक से पढ़ा नहीं होता है, इसलिए, और जो पढ़ते हैं वो ग्रेजुएशन वाले पार्ट को सबसे पहले छूते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन वाले जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत इजी होते हैं और बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं। सारे क्वेश्चंस आप देखना 20 से 30 सेकंड में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो 11-12 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी भी 1 मिनट से पहले नहीं होते हैं। हालांकि उनमें भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस यहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की,
इसलिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा भी होगा ग्रेजुएशन के जितने भी पार्ट हमने पढ़ाए गए हैं उनका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा सभी वीडियोस का, तो लेकिन इनको जरूर करिएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्फीयर के नंबर्स बताने दैट कैन बी मेड टू पास थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स से पास होने वाले स्फीयरों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आपको स्फीयर की इक्वेशन पता होनी चाहिए। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस में 2wz और प्लस में d इक्वल टू 0। तो वो क्या कह रहा है कि जो ये स्फीयर की इक्वेशन है वो 3 पॉइंट से पास हो रही है। कौन सा, पहला 1 0 0, क्या है 1 0 0। अब देखो ये x है, ये y है, ये z है कि नहीं। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहां 1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 2u, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहां 2vy, तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0, w की z की वैल्यू 0 तो ये भी 0, बचा d इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिला, 1 प्लस 2u प्लस d इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से u की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2u इक्वल टू माइनस d, और ये 1 उधर जाएगा -1, तो u की वैल्यू क्या आ गई, -d -1 अपॉन में 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, u की वैल्यू आई। ऐसे ही मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v की वैल्यू सेम ऐसे ही, दूसरा पॉइंट क्या है 0 1 0, अब ये x0 y1 z0, तो यहां से जब आप v की वैल्यू निकालोगे सिमिलरली क्या आएगा, -d -1 अपॉन 2। ऐसे ही आप सिमिलरली जब 0 0 1 से पास करेंगे तो यहां से w की वैल्यू आएगी -d -1 अपॉन में 2। जब आप सबकी वैल्यू यहां u की वैल्यू पुट करोगे, यहां v की वैल्यू पुट करोगे, यहां w की वैल्यू पुट करोगे, अब मैं पुट नहीं करना है, यहीं से आंसर देखना है। जब हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -d -1 x -d -1 y -d -1 z प्लस d इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन किस पे डिपेंड हुई, d पर डिपेंड हो गई, किस पे, d पर डिपेंड हो गई। अब मैं d की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, मतलब डिफरेंट d की वैल्यूज पे ये स्फीयर की इक्वेशंस बदलती रहेगी। अगर मैंने 1 रखा तो इक्वेशन अलग आएगी, मैंने 2 रखा तो इक्वेशन अलग आएगी, मैंने 3 रखा तो इक्वेशन अलग आएगी, मैंने 4 रखा तो इक्वेशन अलग आएगी। इट मींस जितनी आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे वहां आपका डिफरेंट आंसर आता चला जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ स्फीयर्स की संख्या क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, डी आंसर। इसलिए अगर मैं यहां रख के बताऊंगा तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना, यहां मैं समझा रहा हूं, ऐसे ही पेपर में आपको करना है। ठीक है, लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं और साथ ही साथ आप लिखते भी रहें। देखो लिखने से क्या होता है कि हमारे मेमोरी में परमानेंट सेव हो जाते हैं। जितनी बार ये क्वेश्चंस को आप लगातार करेंगे उतनी बार आपकी मेमोरी में सेव होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही क्या करती है, आदमी को परफेक्ट बनाती है। मैं बार बार वीडियोज में भी यही कहता रहता हूं कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है ना, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेक्शन की गारंटी तो हम देते ही हैं, बस लगातार हमारी तरह जैसे हम वर्क कर रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं, जैसे मेहनत कर रहे हैं, जितने जोश के साथ में उसी जोश के साथ आपको लगना पड़ेगा, तभी सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चंस टफ आते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं देखिए, कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो है एंगल बना रहे हैं, क्या स्ट्रेट लाइन के साथ, अल्फा बीटा गामा, और जब ये एंगल्स बनाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शंस, कोसाइंस, और उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन से। तो जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस अल्फा होती है, जो एम की वैल्यू होती है कॉस बीटा होती है, और जो एन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस गामा होती है। इनके बीच में रिलेशन आपको पढ़ाया हुआ है, क्या रिलेशन है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर
स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो ऐसे ही मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं लिख के बता देता हूं एक, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब एंगल चेंज होता रहेगा, थीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, गामा आ जाएगा, और क्या आएगा इससे ज्यादा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक 1 से ये 1 कैंसिल, इन तीनों को भेज दो उधर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू। अब पेपर में ये लिखना नहीं है, सीधा आपको पता है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो इधर क्या बचा 1 प्लस 1 क्या बचा 2। तो ये लाइन बच जाएगी हमारी पेपर में लिखने से। तो ये क्या आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं, जितना स्टेप कम हो सके उतने स्टेप्स को कम करना है, और वो तभी होता है जब हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो लिखो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं रेज करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलेगी ये तय है। जो मेहनत करेगा उसको सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता। सर्दियों में इंक मिटना बड़ा कठिन हो जाता है, डस्टर से तो मिटता ही नहीं है। डस्टर भी रखा है पास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी पोलर फॉर्म ऑफ, पोलर फॉर्म बतानी है आपको, किसकी पोलर फॉर्म बतानी है, ये आपके सामने लिखा है -1 माइनस का आयोटा √3। इसकी पोलर फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है आपको पता है, Z इक्वल टू क्या होता है R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। R निकालना भी आपको सिखाया हुआ है और थीटा निकालना भी आपको सिखाया हुआ है। R कैसे निकालते हैं, R की वैल्यू होती है R इक्वल टू √x² प्लस y²। ये क्या होता है, इसकी फॉर्मेट होती है, पहले से आयोटा x प्लस आयोटा y के फॉर्म में बनाओ। भाई इस -3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में -1, और -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा आयोटा। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -1 माइनस का √3 आयोटा। अब ये होता है x, ये होता है आपका y। यहां से x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है -√3। दोनों की वैल्यू यहां पुट करो तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी √x -1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो √4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो हमारे पास r आ गया 2। अब क्या चाहिए थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x। tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का √3, x की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल क्या आ गया √3 tan में कहां पे होता है 60 पर, 60 मतलब π/3। tan से tan इनवर्स कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3। लेकिन आपको समझाया हुआ था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे कि x और y की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो सबसे पहले चेक किया हमने कि ये दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। वो किस में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो क्या होता है थीटा इक्वल टू थीटा माइनस पाई होता है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई π/3 माइनस का पाई, तो क्या आ गया -2/3। ये बहुत अच्छे से नहीं दिखाई नहीं दे रहा नीचे, तो हम ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख रहा हूं। तो यहां से जब थीटा निकालोगे तो क्या आएगा π/3 माइनस का पाई, तो यहां से क्या आया माइनस का 2π/3। अब रखो हमारे पास r भी है थीटा भी है, दोनों वैल्यू पुट करो यहां पे। r की वैल्यू क्या है 2 और ये क्या है cos थीटा, थीटा क्या है हमारे पास माइनस का 2π/3 प्लस आयोटा यहां क्या है साइन माइनस का 2π/3
अब देखिए 2 कॉस माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है अच्छे से, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बता देंगे। साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा साइन 2π/3। तो अब यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, 2 cos 2π/3, पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट आंसर है आपका। लिख लीजिए फटाफट से। तो देखो हर चैप्टर पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, हर चैप्टर पे, तो इसलिए आपको लगातार तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। जितनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन 3x² + 7xy + 2y² + 5x + 5y प्लस में k = 0 देन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहा है, ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, देन वैल्यू ऑफ k पूछा है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास डेल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। और डेल आपको पता है क्या होता है, ABC + 2FGH माइनस का AF² माइनस BG² माइनस का CH² = 0। अब ये ABC FGH आते कहां से हैं, इस इक्वेशन से आते हैं। इसको कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर कराएंगे, AX² + 2HXY, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जनरल इक्वेशन 2GX प्लस में 2FY प्लस में C = 0। देखो कंपेयर कराओगे तो x² से x² तो a की वैल्यू 3 मिलेगी। ऐसे 2h = क्या आएगा, 7, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। कंपेयर कराओगे b से तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y² से y², तो जो कोफिशिएंट होता है उसे लेते हैं। जैसे x मिल रहा है, इसका जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर कराएंगे, तो 2g किसके इक्वल है, 5 के, तो हमारे पास जो g की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 5/2। f क्या आ जाएगा, 5/2। कंपेयर कराओगे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। सारी वैल्यूज उठा के इसमें कंडीशन में पुट कर दीजिए। क्या कंडीशन है, ABC 3 × b की वैल्यू 2, c की वैल्यू k प्लस 2FGH, तीनों ये क्या है, 5/2 5/2 7/2 माइनस a की वैल्यू 3, f² f क्या है, 5/2 स्क्वायर करोगे तो 25/4 माइनस b की वैल्यू 2, g² करोगे तो 25/4 माइनस का c की वैल्यू k, h² करोगे तो 7/2 का स्क्वायर करोगे तो 49/4 = 0। करिए जी, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया, 6k आ गया। यहां से कितना आ जाएगा, 5 5 25, 25 7 175 अपॉन में 2 2 4 माइनस का 25 3 75 अपॉन में 4, ये भी 25 2 50 अपॉन में 4 माइनस का ये कितना आ जाएगा, 49k अपॉन में 4। तो देखो k वालों को सॉल्व करोगे, ये k है, ये k है, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो 4 6 24 माइनस का 49k और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। अब इन सब के नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, 4 विदाउट k वाले जो हैं, दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है, तो ये कितना आ गया, 175 माइनस का 75 माइनस का 50। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो इन्हें, जैसे भाई 175 में से 75 100 में से 50 अपॉन 4, डायरेक्ट कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो अब देखो इसे सेपरेट करो, 49 में से 24 घटाने तो कितने बचेंगे, 25। यहां कर रहा हूं मैं, माइनस का 25/4 और यहां कितने बचे, यहां 50 बचे, किसके, प्लस के, उधर जाके किसके हो गए, माइनस के, 50/4
या माइनस से 4 से 4, ये k है इसके साथ, और 25 2 जा कितना हो गया 50, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, और वही k की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, तो k की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस सब इजी होते हैं जब टीचर कराता है, क्वेश्चंस टफ कब होते हैं, जब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस पहले देख के करो, लिख के करो, उसके बाद अपने आप आने लगता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। भाई एक एक क्वेश्चंस की कम से कम 10-10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी एग्जाम में इतनी प्रैक्टिस बनती है। भाई 125 क्वेश्चंस को 2 घंटे में सॉल्व करना मजाक थोड़ी है, मैथ है ये, कोई बायो नहीं है, कोई हिंदी नहीं है, देखा और टिक लगाया और आगे निकले। भाई आता है, अगर थोड़ा सा भी आता है तो भी कैलकुलेशन करनी है, तो वो तभी आएगी जब प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चंस की कम से कम कई कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। आप लिख लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन इरेज करता हूं। अगर कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, दुविधा है, मन में कोई प्रश्न चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और आशा करते हैं आपको उसका आंसर जरूर देंगे। हमसे आता होगा तो, और नहीं आता होगा तो किसी से पूछ के बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन कोशिश यही रहती है मेरी कि आपको सब कुछ अच्छे से पहुंचाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस है वो दे रखा है क्या, x + y = 1 एंड इट्स वर्टेक्स, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है वो हमें क्या दे रखा है 1, -1। तो हमसे पूछा लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, इसके जो वर्टेक्स हैं वो हमें क्या दे रखे हैं 1, -1, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस है वो हमें क्या दे रखा है x + y, और 1 को मैं इधर ले आऊं तो -1 = 0 दे रखा है। अब हमसे इसकी साइड पूछी है, तो साइड हम अपनी तरफ से किसकी है, A मान लो, X मान लो, Y अपनी मर्जी है, कुछ भी मान लो। ये हमने एक साइड इसकी क्या मान ली, एक साइड का A है, तो बाकी सारी क्या होंगे, ये भी A होगी, ये भी A होगी, और नीचे वाली भी क्या होगी, A होगी। मैंने क्या किया, A से बेस पर क्या डाल लिया, परपेंडिकुलर डाल लिया, ये परपेंडिकुलर डाल लिया, तो ये हाफ हाफ हो जाएगी क्योंकि ये बराबर है तीनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक A/2 हो जाएगा। दूसरे से लिख लेते हैं, ये A/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका A/2 हो जाएगा, और ये भी आपका A/2 हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब सबसे बड़ी बात ये आई कि ये क्या बन रहा है, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगाएंगे जब हमें इनमें से ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये वाली और पता लग जाए, तो हम A आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हो गई ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन पॉइंट्स को, ये x है, ये y है, जो ये बेस है इसमें पुट करेंगे, किसमें, मॉड में। x की वैल्यू क्या है 1, प्लस आएगा y की वैल्यू -1, तो -1 हो गया, फिर क्या है -1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्लस में कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर 1। आपको पढ़ाया हुआ है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो यहां से क्या आया, 1 से 1 कैंसिल, मॉड से बाहर निकालोगे तो क्या आया 1/√2। इट मींस आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या आ गया 1/√2। तो ये क्या बन रहा है आपका, इसे मान लो D मान लो, सपोज ADB क्या है, क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस स्क्वायर।
इसे आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर ये 1/2, ये ए स्क्वायर बाई 4, इसको इधर ले आइए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्या आ गया 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1/2। ये 2 2 जा 4, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और a की वैल्यू आ गई √2/3। ये a की वैल्यू आ गई। सी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। तो हर क्वेश्चंस डिफरेंट है और जब हम डिफरेंट क्वेश्चंस की अलग अलग चैप्टर से प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आनंद भी आता है और हम पेपर के लिए मजबूत भी हो रहे हैं। तो इसलिए आपको ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही कराए जाएंगे, हर चैप्टर से मिक्स होंगे, प्रैक्टिस होगी तो माइंड हमारा उसी तरह काम करेगा जिस तरीके से हम एग्जाम में बैठ के करते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज भी कर लेंगे, आप जो कहोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो चैप्टर भी करा देंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम टाइम पे 2-3 महीने कर लेंगे लगातार तो हमारे माइंड में सेटअप हो जाएगा, हर चैप्टर का कंसेप्ट बेस्ड सेट हो जाएगा माइंड में। ठीक है, लिखो। उम्मीद यही है कि इस बार इतने सिलेक्शन होने चाहिए, इतना सिलेक्शन होने चाहिए, तूफान आ जाना चाहिए। मेहनत आपकी होनी चाहिए, पढ़ाएंगे हम, मेहनत हमारी भी होगी, साथ में आपके हम भी मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे। अभी तो चल रही है ऐसे ही, लेकिन आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। 50-50 क्वेश्चन भी एक साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत है, शुरुआत एक बार हो जाती है तो फिर हम लगातार करते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, कौन सी इक्वेशन दी हुई है? cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। देन वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है हमसे। अब वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है तो ये कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी अगर क्वेश्चन फॉर्मूलेज याद हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। कैसे कर लोगे? देखो ये क्या है, cos इनवर्स। जैसे हमने cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले बताए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उन्हीं में से जब आप इनवर्स में आ जाते हो तो वही बन जाता है ये cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? 2 tan इनवर्स x का बन जाता है। वहां tan में होता है तो वो cos 2 थीटा होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो यहां क्या बन जाता है? वो 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x, x की जगह क्या है? a, ऐसी 2 tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा? b। ये सीधा फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। देखो 2 कॉमन लोगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का सीधा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स x कैंसिल, तो x की वैल्यू ये आ गई a माइनस बी। अब पेपर में क्या करना है आपको, ये लिखना नहीं है, मैं तो अलग से लिख के बता रहा हूं, a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। क्यों टाइम वेस्ट करें, यही हमें पता लग गया कि x की वैल्यू ये है, 10 से 10 कट जाएगा तो सीधा आंसर पे टिक लगाना है, a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है। तो पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेपर में तो डायरेक्ट आपको टिक लगाना है, सॉल्व करना है पता लगते ही। ठीक है, लिख लीजिए। क्योंकि जितना टाइम आप पेपर में बचाओगे ना उतना बेहतर रहेगा। कई बार क्या होता है कि हमसे क्वेश्चंस आते हुए भी छूट जाते हैं, वो कारण यही होता है कि हम अटके रह जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में आते सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम क्या करते हैं पूरा सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, जहां जरूरत है लिखने की, जितनी कम जरूरत है उतनी लिखिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर ए आर स्क्वायर। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है।
उसके जो साइड्स हैं वो दे रखे हैं ये, बट यहां पे एक कंडीशन दे दी कि r की वैल्यू लेस देन 1 है। अब देखो अगर r इज लेस देन 1 है, सपोज मैंने r की वैल्यू 1/2 ली, तो देखो ये a है, यहां क्या हो जाएगा a/2 और यहां क्या हो जाएगा a 1/4। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई, ये भाई a का 4th है और ये a का हाफ है और ये पूरी वैल्यू है 1 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई a, और उससे छोटी क्या हुई a/2 और उससे बड़ी क्या, उससे छोटी क्या हुई a/4। इस कंडीशन से ये पता लग रहा है हमें राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यहां a है। तो इसका मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बनाऊंगा तो इसमें ये वाली साइड्स तो a है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस में से कोई सी भी लिख लो आप। अगर ये a/2 है तो ये a/4 है। इसका मतलब ये AR है। a/2 का मतलब क्या है, AR। ये तो मैंने आपको वैल्यू लेट करके बताया। पहचान बताइए कि इसमें छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। ये आ गया आपका AR और ये आ गया आपका AR²। हमें मेन बात थी कि हमें हाइपोटेनियस पता लगना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि प्रॉपर्टीज तभी लगाएंगे ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है a, तो a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो a² r² प्लस बेस मतलब a² r⁴। इसका स्क्वायर करोगे तो देखो a² सब में से कॉमन लोगे तो कट जाएगा। अब वहां पेपर में क्या करना है, देखो यहां तो मैं आपको बता रहा हूं कॉमन लेके काटना, लेकिन वहां आपको सीधा ऐसे ही काट देना, a², कॉमन लेके कटेगा डायरेक्ट, एक स्टेप कम हो जाएगा लिखना। जितने स्टेप कम होते हैं उतना आसान हो जाता है पेपर, जितना टाइम मिलेगा उतना आसान। जब टाइम नहीं बचता तो पेपर टफ होता है और आके बताते हैं कि फिर पेपर टफ है, लेकिन पेपर टफ नहीं होता है, हर तरीके के क्वेश्चंस पेपर में होते हैं। देखो ये क्या है r⁴ प्लस r², यहां क्या बचा 1 उधर जाएगा तो -1 = 0। अगर सपोज आप r² को क्या मान लो, x मान लो, तो ये क्या है r⁴ को मैं क्या लिख सकता हूं, r² का स्क्वायर। तो यहां से क्या आया x² प्लस में यहां क्या आया x माइनस का 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम करते हैं तो क्या आता है -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। अब a b c क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। रख दो वैल्यू, x = -b, तो -b करोगे तो -1 प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 × 1 × -1 तो -4, तो ये +4 हो जाएगा /2a, तो 2 × 1। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास r², तो हमसे r² की वैल्यू तो पूछी है, देन वैल्यू ऑफ r² इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5/2। इट मींस इसका मतलब क्या है कि एक बार तो आपकी क्या है प्लस का √5 है, एक बार क्या है माइनस का √5 है। क्या माइनस वाला कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, दोनों नहीं है, इसका मतलब ये तो हट गया, बचा ये प्लस का √5 माइनस का 1/2 प्लस का √5 माइनस का 1/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। तो ये कंडीशंस कई बार जो ब्रैकेट में दी हुई होती है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में दी होती हैं, उनका यूज क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए होता है। इसलिए उसको ध्यान से देखना है, पुट करके देखना है, हर तरीके से उसका यूज करके देखना है, क्योंकि टफ हो जाता है क्वेश्चंस। कई बार ये रिस्ट्रिक्शंस हमें क्वेश्चन में मिल जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए होते हैं। लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो मैं कोशिश करेंगे कि पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाए, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ब्रिजवासी मैथ्स के नाम से ही है, और आपको क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रिजवासी मैथ्स का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ f(x) = cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कि ये f(x) की वैल्यू है और इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका मतलब सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, इन ऑप्शंस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें इन ऑप्शंस को ठीक से रीड करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे क्या कह रहा है कि भाई f(x) और fy का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए, f(x + fy), क्या ये ऑप्शन सही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें क्या fxy मिलना चाहिए। क्या f(x) fy का मल्टीप्लाई करें ये f(x + y)
के इक्वल है और फोर्थ डिवाइड के इक्वल है। तो ये चेक करना है। तो हमें देखो fx गिवन है तो हमें क्या निकालना है, fy। इट मींस यहां हम x को रिप्लेस करते हैं किससे, y से। तो हमें यहां fy मिल जाएगा क्या कि जहां जहां x है वहां वहां y रिप्लेस कर दीजिए। ये किसकी वैल्यू आ गई, fy की वैल्यू आ गई। अब इन सब में मुझे एक कॉमन चीज मिल रही है। क्या कॉमन चीज मिल रही है, सब में fx fy का मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं सबसे पहले यही ना निकाल लूं, क्या है fx fy दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई मैं लिख देता हूं, वैसे पेपर में आपको ऐसे नहीं लिखना है, एक स्टेप कम करना है, जितना कम हो सके उतना कम करना है। मैं यहां लिख के बता देता हूं मल्टीप्लाई आपको। वैसे आपको यही सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, साइन हाइपरबोलिक y मल्टीप्लाई इसका इसमें फिर इसका इसमें। मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा आपको, कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक, सॉरी हाँ कोई भी लिख लीजिए पहले, कोई बात नहीं, कॉस हाइपरबोलिक y, फिर कॉस का इसमें करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक y साइन हाइपरबोलिक, ओहो साइन कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y, फिर इनका करिए प्लस साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक y और प्लस में साइन हाइपरबोलिक x, इसका इसमें साइन हाइपरबोलिक y। ये आपका क्या आ गया, fx fy आ गया। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेता हूं, मैं क्या चाहिए, fx को ऐड करो fy में। क्या आपको ये मिल रहा है, क्या ये मिल रहा है, तो मैं ऐड करते हैं। देखो ये cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x ये है, और इन दोनों को ऐड करो, cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक y प्लस sin हाइपरबोलिक y। क्या ये मिला, हमें नहीं मिला। यहां तो दो दो टर्म आ रहे हैं, प्लस करने पे तो सब सिंगल सिंगल टर्म है, नहीं मिल रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, गलत है। फिर क्या, x को xy से रिप्लेस करें, यहां x को किससे रिप्लेस करें, xy से। क्या हमें मिलेगा, cos हाइपरबोलिक xy प्लस sin हाइपरबोलिक xy। क्या ये टर्म मिल रहे हैं हमें, बिल्कुल नहीं मिल रहे। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर सी पर, क्या fx प्लस y। इट मींस यहां x में हमें क्या निकालना है, एक मिनट, हाँ x की जगह में क्या रखना है, fx प्लस y रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक x की जगह x प्लस y, साइन हाइपरबोलिक x की जगह क्या है, x प्लस y। जैसे फॉर्मूला होता है ना cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, सेम यहां पे लगाना है। हाइपरबोलिक में क्या होता है, बस जो बीच में माइनस आता है ना उसकी जगह प्लस हो जाता है। हाइपरबोलिक के फॉर्मूले में लिखाए हुए हैं सारे बहुत अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y। ऐसी साइन a प्लस b का, साइन x प्लस y का क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, वही सेम रहता है। बस यहां हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक लग जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y प्लस cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक y। तो देखो ये दोनों टर्म, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, cos हाइपरबोलिक वाला ये ला, cos और sin ये रहा, और sin cos ये रहा, और sin sin ये रहा। चारों टर्म मिल रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। डी पर जाने की जरूरत नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस आपके काम आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, ऑप्शन से ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, कराई भी गए हैं, वीडियो में भी समझाया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप किया करें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ कॉमन कोर्स ऑफ टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है आगे, whose centers are 25 सेंटीमीटर अपार्ट इज। तो आपको पूछ रहा है कॉमन कोड की जो लेंथ है वो आपको बतानी है। कॉमन कोड कैसे, जैसे दो सर्किल हैं, ये एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसकी जो रेडियाई है मैंने यहां दे लिया, इसकी रेडियाई जो है छोटे सर्किल की जो रेडियाई है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा सर्किल है उसकी जो रेडियाई है वो 20 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि जो इन सेंटर्स के, इनके जो सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। एक मिनट चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। ये कितना है,
25 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों को। नहीं दिख रहा है तो मैं इससे लिख देता हूं 25। क्लियर है? अच्छा, अब क्या कह रहा है कि वो लेंथ ऑफ कॉमन कोड, इन दोनों सर्किल की जो कॉमन कोड है, कॉमन कोड क्या होगी, यहां से यहां तक यही तो होगी कॉमन कोड। ये कॉमन कोड है आपकी, ये है कॉमन कोड। आपको पता है जब भी कोई सर्किल होता है उसकी जो कोड होती है, और जब सर्किल से हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है और दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ऊपर बना देता हूं, नहीं दिख रहा हो तो, यहां दो बराबर बराबर पार्ट होते हैं ये, जब 90 डिग्री पर इसे परपेंडिकुलर डालते हैं इसके ऊपर। तो देखिए यहां से इस कोड पे जब हम डालेंगे, इस सेंटर से और इस कोड पर जब हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये दो भाग हो गए, ये और ये बराबर बराबर भाग हैं। अब क्या है कि देखो, अगर मैं नाम दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी। आपको इसमें से क्या पता है, ये पता है 15 सेंटीमीटर है, आपको ये टोटल पता है 25। अगर मैं यहां से यहां तक x मानूं तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 25 माइनस का x। ये साइड क्या है, x है, ये वाली साइड नहीं पता है। ऐसे ही सेम जो ट्राइंगल है वो इधर बन रहा है, इसकी जो साइड है वो 20 है, ये वाली क्या है 25 माइनस x है। इसका मतलब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड क्या है, कॉमन है। तो मैं दोनों इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से भी ये साइड निकाल लेता हूं, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से भी ये साइड निकाल लेता हूं, और दोनों को हम इक्वल रख देंगे तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड हमें मिल जाए तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो सारा घुमा के कहां आ जाओ, यहां आ जाओ, इस पर, इस राइट एंगल ट्राइंगल पर, इस पर, यहां से यहां तक। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, ए सी बी। मैं इससे लिखता हूं पेन से, दिखाई दे रहा होगा इससे, ए सी बी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी बी। इसमें देखेंगे ए सी बी, इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस मतलब x का स्क्वायर। तो मैं यहां से अगर AC की वैल्यू निकालूं, AC स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 माइनस का x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी सेम इस वाले ट्राइंगल में लेंगे, इस वाले ट्राइंगल में तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर दूं यहां से AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये क्या आएगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो दोनों AC बराबर हैं तो ये वैल्यू बराबर हो जाएंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये क्या आ जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, और यहां से इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से प्लस से बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या था माइनस का 2ab, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 दूनी 50x। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास 50x, यहां क्या है 225, 400 में से 625 घटाओगे माइनस 225, माइनस का 225 इधर लाओगे तो प्लस का 225 इक्वल टू यहां क्या बचा 50x, 225 कितना आ गया 450, 50x, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा क्या हो जाएगा 45। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई। जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो हमारे पास क्या आ गई 9। ये 15 है, ये 9 है, तो ये कितनी होगी 12। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स के ट्रिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल्स में ये 3 4 ये 5, तो इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से, तो ये 3 तिया 9 हो गया, ये 4 तिया 12 हो गया, और ये 5 पंजे 25 हो गया। सॉरी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 हो गया। तो क्या आया ये 12 होगा कि नहीं होगा, और नहीं आता निकालना तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिख रहा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और प्लस में ये परपेंडिकुलर मुझे निकालना है AC का स्क्वायर। चाहे डायरेक्ट वैल्यू यहां पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 225, AC मुझे निकालना है, x की वैल्यू मैंने निकाल ली 9 का स्क्वायर 81, 225 में से 81 घटाओ यहां पे तो कितना बचेगा 144 इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई 12।
तो देखो ये हमारी 12 आ गई, मतलब कि यहां से यहां तक की वैल्यू 12 आ गई, और आपको बताया ये बराबर बराबर भागों में कोट्स डिवाइड करती है। तो यहां से ये 12 है तो नीचे वाली भी हमारी क्या आ जाएगी 12। तो टोटल कोड की जो लंबाई है 12 + 12 कितनी हो गई 24। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आराम से वीडियो को स्लो मोशन में चला के इस क्वेश्चंस को दोबारा से देखिएगा। मुझे लगता है ऐसा कि आप ये सोचोगे पता नहीं सर क्या क्या किया है, तो एक बार इसको दोबारा करिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आई होप मैं आज की इस वीडियो में इस सेशन को यहीं तक रखता हूं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और समझ में आते हैं तो वीडियो को क्या करना है आप सब जानते ही हैं। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम चैनल है, वहां सभी साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखो जब तक ज्ञान को हम अपने पास रखते हैं वो सीमित रहता है, और जब ज्ञान को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ता है। हमारा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दूसरों का भी बढ़ेगा। जब दूसरों का ज्ञान बढ़ता है तो हमारा ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपको पढ़ाया जाता है उसको अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। जितने साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उससे मोटिवेशन ही मिलता है एक शिक्षक को। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे, एक दो वीडियो आगे जो भी आएंगी उनमें कोशिश करेंगे क्वेश्चंस ज्यादा कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।